ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2.2 को 2.3 को, डेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हम ये बात सीखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए किस टाइप का वेक्टर अलजेब्रा जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को सिंपली हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी जो है वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो दो तरह से पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें कि सम टाइम जो है वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने से या प्रोडक्ट लेने से जो रिजल्ट आता है समटाइम्स उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये किसकी प्रोडक्ट होती है? ऑफ टू वेक्टर्स। और समटाइम्स क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने से जो उनकी प्रोडक्ट आती है उसको हम सिंपली कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो वेक्टर्स लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने दो वेक्टर्स ले लिए और इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया। फर्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए सेंटर में मैं एक डॉट लगा देती हूँ। डॉट के शो कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आप जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि टू वेक्टर्स थे, जब ये मल्टीप्लाई हुए तो हमें क्या मिल गया? हमें मिली एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसी प्रोडक्ट को कहा जाता है सिंपली स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगेन हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया और वो दो वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? वन इज रेडियस ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरा जो है वो फोर्स ले लिया। आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं, आप इसे मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इस केस में हमने सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दिया है जो कि मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट को जो है वो शो कर रहे हैं, तो इस केस में आप देखोगे कि जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे टू वेक्टर्स का तो रिजल्ट जो आती है वो हमारे पास आता है टॉर्क। और टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट क्या आया? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो दो तरह की होगी। एक होगी स्केलर प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने से रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, और समटाइम्स दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने से जो रिजल्ट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और ऐसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा था अभी कि जब हमने दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट ली तो सेंटर में मैंने डॉट को जो है वो मार्कअप किया था। ठीक है, अब इसके लिए हम सिंपली जो है वो कंसिडर कर लेते हैं एक डायग्राम को। ठीक है, और डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक कॉमन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी दोनों के टेल्स जो है वो आपस में कंसाइड है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरह ए और बी के दरमियान जो बनने वाला एंगल है उसको हमने कह दिया कि डेट इज द थीटा एंगल। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स की, ए एंड बी वेक्टर्स की, ठीक है, हम कह लेते हैं कि हमने क्या लेनी है? डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट अब किस चीज़ की इक्वल आएगी उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसको करने का तरीका ये है कि ए को कंसिडर कर लें फर्स्ट वेक्टर है और बी को कंसिडर कर लेंगे हमारा सेकंड वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होती है कि फर्स्ट वेक्टर हमारा एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और सेकेंड वेक्टर जो है उसको हम किस तरह से लेंगे? उसकी प्रोजेक्शन को हम देखेंगे ऑन
ए वेक्टर, ठीक है, कि बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर क्या बन रही है वो यहाँ पे साथ लिख देंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम सिंप्लीफाई जो है वो एक मेथड कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने एक ए वेक्टर कंसिडर किया था, ठीक है। इस ए वेक्टर की हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बन रही है वो थी ए एक्स, ठीक है। फिर हमने अपने टॉपिक नंबर 2.2 के जो हमारा आर्टिकल नंबर उसका जो सब टॉपिक था 9 उसमें ये बात हमने स्टडी की थी कि ए एक्स की जो वैल्यू आती है वो आ रही थी ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये ए कॉज ऑफ थीटा क्या था, बेसिकली ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन थी एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर हम बी वेक्टर की प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं ए के ऊपर तो वो क्या आएगी, वो आ जाएगी सिंपली बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ ए की प्रोजेक्शन इस तरफ ए कॉज थीटा थी, सेम ऐसे ही इस बी की जो प्रोजेक्शन होगी, यूं लिख लेते हैं इसको प्रोजेक्शन, यानी इसकी जो अक्स आ रहा होगा, इसका साया आ रहा होगा, इसकी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर जो बन रही होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपली बी कॉस थीटा की फॉर्म में जो है वो यहाँ से हमें पता चल सकती है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, दोनों की प्रोडक्ट को फर्स्ट वेक्टर एज इट इज इनटू projection of B on A, B वेक्टर की प्रोजेक्शन A के ऊपर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A और प्रोजेक्शन क्या आ रही है हमारे पास, B cos ऑफ थीटा। तो ये हमने जो है वो प्रोडक्ट को डिटरमिन कर लिया है, ठीक है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि A डॉट B इज इक्वलेंट टू फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, और बाद में हम सेकेंडली क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए की डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है, यानी ये जो बी वेक्टर है ए की डायरेक्शन में इसका कितना मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर का इस पे उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा जितना ये वेक्टर इस ए के ऊपर अपनी प्रोजेक्शन फॉल करवाएगा। इसका मतलब है कि ये बात, ठीक है, और आपकी ये बात दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है, कि इस वेक्टर का इस एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड डल रहा है वो इस वेक्टर की इस ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन के ही इक्वल होता है। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं अगेन ए, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, अगेन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, बी कॉज ऑफ थीटा। तो आंसर आ गया ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वलेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम ये बात कंसिडर कर लें कि अब जो है वो हम बी वेक्टर को जो है वो अपना फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि हमारा जो बी वेक्टर है वो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और ए वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा सेकेंड वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये कह लेते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हमने बी की प्रोजेक्शन को ए पे देखा था, यानी सेकेंड वेक्टर की प्रोजेक्शन को फर्स्ट वेक्टर पे देखा था, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि सेकेंड वेक्टर की प्रोजेक्शन को फर्स्ट वेक्टर पे देखेंगे। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कि इसका जो अक्स है वो बी वेक्टर पे कितना ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोजेक्शन को यहाँ पे देखना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली ए कॉस ऑफ थीटा। जैसे यहाँ पे बी के लिए बी कॉस ऑफ थीटा आया था, सेम वैसे ही ए के लिए ए कॉस ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, सिंपली यहाँ पे हमने लिया था ए फर्स्ट वेक्टर था और बी सेकेंड वेक्टर था, तो हमने लिखा था ए डॉट बी। अब हमारे इस केस में बी फर्स्ट वेक्टर है और ए सेकेंड वेक्टर है, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, बी डॉट ए, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन द बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। तो इसको अगेन हम यूँ लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा के बिल्कुल
इक्विवेलेंट ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, इसको हम यूं ही लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में हम इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास, यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ए और बी जो होंगे वो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स होंगे, और जो कॉस थीटा है वो एंगल होगा ए एंड बी वेक्टर के दरमियान। तो यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे एंड बी, आप बी एंड ए कंसिडर करना चाहेंगे, ये तमाम जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं और इनके ऊपर हम एरो हेड जो है वो प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहें अपने स्केलर प्रोडक्ट के लिए तो वो क्या ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने ब्लॉक ले लिया जो कि एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर हमने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने की जो हमारी डायरेक्शन थी वो कुछ यूँ थी, ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा इस तरफ था। जब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की तो आप ये बात जो है वो देखोगे कि क्या होगा, ये वुडन ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी फोर्स अप्लाई करने से ये थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, और साथ ही साथ जो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है हमारी फोर्स और हमारे डिस्टेंस के दरमियान, उसे हमने थीटा से जो है वो डिनोट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो है वो फोर्स हमारा फर्स्ट वेक्टर है और डिस्टेंस हमारा सेकंड वेक्टर है, तो इस केस में जो हमारे पास, या आप इसको ये कंसिडर ना भी करना चाहें तो आप ये कह लें सिंपली कि इस फोर्स की जो प्रोजेक्शन हमारे इस डी कंपोनेंट पे, यानी हमारे डिस्टेंस के ऊपर जो बन रही है, डिस्प्लेसमेंट पे जो बन रही है, वो कितनी होगी, वो होगी एफ कोस ऑफ थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या करवा लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर हम ये कहें कि हम जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स लिए थे हमने, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो रिजल्ट क्या आता है, वर्क डन आता है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स का जो हमारे पास प्रोजेक्शन बन रहा है डी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो कितनी है, एफ कोस ऑफ थीटा, और डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो हम यूँ लिख सकते हैं एफ डी कोस ऑफ थीटा। तो ये हमने वर्क डन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो वर्क डन जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस होता है। तो उस वर्क डन को हमने इस फॉर्म में जो है वो यहाँ स्टेट कर लिया है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं अपनी स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलर प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले जो है वो उसकी सबसे नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे हो रही होती है इसमें, ठीक है। यानी आपने देखा था अभी कि हमने जब ए डॉट बी किया तो आंसर आया ए बी कॉज ऑफ थीटा। फिर हमने बी डॉट ए फाइंड किया था तो आंसर आया था बी ए कॉज ऑफ थीटा, और इसको हमने लिख लिया था ए बी कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है, डेट ए बी इज इक्विवेलेंट टू बी ए। तो यहाँ हमारी ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है कि हमारा ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, है आंसर हमेशा दोनों का सेम आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रही होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम इसकी डिस्कस करना चाहें तो वो क्या है कि सपोज कर लें हमने दो वेक्टर्स कंसिडर कर लिए जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, लाइक ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और इनमें बनने वाला एंगल कितना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो इन दोनों वेक्टर्स के लिए जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट होगी या फिर हमारी डॉट प्रोडक्ट होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था,
ए डॉट बी इज इक्वलेंट टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या है, सिंपली 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 हमारे पास क्या होता है, कॉज 90 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा, ए बी 0, यानी ए डॉट बी का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वलेंट जो है वो हमारे पास आएगी। अब इसी चीज़ को अगर हम यूँ कंसिडर कर लें कि ये हमने 3 एक्सेस कंसिडर कर ली, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों के दरमियान जो बनने वाले एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं डेट इज़ आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए होता है के कैप, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेने से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आता है, उसको लिख लेते हैं आई डॉट जे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसको यूं लिखें, आई डॉट जे इज इक्वलिंग टू आई जे कोज ऑफ 90 डिग्री, तो कोज ऑफ 90 डिग्री की वजह से ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आई डॉट जे का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। सेम इसी तरह अगर हम जो है वो यहाँ एक क्लॉक बना लेते हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो इसको जो मूव करवाने का तरीका होता है वो क्या ऐसा होता है कि आई से आप जे की तरफ जाते हैं, जे से के और के से दोबारा हम आई की तरफ मूव करते हैं। तो आई डॉट जे क्या हुआ 0, नेक्स्ट जे डॉट के यानी जे और हमारे के यूनिट वेक्टर के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो गेन 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि इनकी भी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी इस प्रोसेस के थ्रू वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। जे डॉट के भी क्या हो गया, 0 के इक्वल। सेम इसी तरह के और आई, सिंपली के और आई इनके दरमियान बनने वाला भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इनकी भी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, सिंपली 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक जो रिजल्ट है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास कि अगर हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो या तो पैरेलल है, ठीक है, या फिर वो एंटी पैरेलल हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लें कि हमारे दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, सबसे पहले हम पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं ए एंड बी वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वही होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। तो इनकी अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो क्या फॉर्मूला है वो हमें पता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। इस केस में जो हमारे पास एंगल आ रहा है पैरेलल वेक्टर्स के लिए डेट इज थीटा इज इक्वलिंग टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, कॉज ऑफ 0 और रिजल्ट इज ए बी, यानी दो वेक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट आ गया ए बी, जब एंगल उनके दरमियान 0 था, बिकॉज cos 0 इज इक्वलिंग टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम अब कंसिडर करना चाहें एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, जिनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होंगी पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लाइक दिस। तो इस केस में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वलिंग टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा हमारे पास 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो रिजल्ट क्या सिंपली आ जाएगा, -AB, जो कि ए डॉट बी का आंसर है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारे पैरेलल और फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में, ठीक है। तो अगर हम जो है वो आप सिंप्लिसिटी के लिए ये बात कंसिडर करें कि सपोज कर लें आप
हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक्स एक्सिस के ही अलोंग है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, आई कैप और ये भी आई कैप। तो अगर इन दो आई कैप का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो क्या रिजल्ट आएगा, आई डॉट आई इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड्स कॉज ऑफ थीटा के। तो मैग्नीट्यूड्स दोनों मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर हो जाएंगे और कॉज यहाँ पे कितना बन रहा है, इनका एंगल सिंपली 0 डिग्री बन रहा है। 0 डिग्री होने की वजह से कॉज 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो आई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आई स्क्वायर जो है वो सिंपली हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये बात कहेंगे कि जब भी हम आई और आई को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक दूसरे से तो आंसर क्या आ जाएगा, आई डॉट आई तो 1। सेम इसी तरह जब हम जे लिख लेते हैं, जे डॉट जे को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 और के डॉट के को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से एक रिजल्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। इसके लिए भी हमें अगेन ये बात कंसिडर करनी पड़ती है कि अगर हमारे दो वेक्टर जो हैं वो उनकी हमें सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। लाइक अगर ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है तो इस केस में अगर हमें ए वेक्टर की सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेनी है तो हमें उसकी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो दूसरा वेक्टर है वो भी ए ही कंसिडर करना पड़ेगा और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों एंगल जो वेक्टर्स है वो पैरेलल है, तो इस केस में क्या है, इसमें एंगल थीटा 0 डिग्री है। तो सिंपली क्या आया, ए और ए, ठीक है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले ली ए वेक्टर की ही दूसरे ए वेक्टर के साथ जो कि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हैं। तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा 0 यहाँ पे यानी 0 डिग्री है तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। अगेन कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, कॉस 0 1 के इक्वल है तो आंसर आ गया ए स्क्वायर। यानी दो वेक्टर्स की जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट होती है इसकी और इसकी, वो किसके इक्वल होगी, हमारे वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट वन जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये हमारी, इसको हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो सिंपली यहाँ लिख लेते हैं कि दो वेक्टर थे ए बी जिसको हमें मल्टीप्लाई करवाना था। तो सिंपली हमारा ए वेक्टर जो था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, ये पीछे हम डिटरमिन कर चुके हैं, ए एक्स आई ए वाई जे। लेकिन अगर हमारे जो वेक्टर्स हैं उनको हम 3 एक्सिस के अलोंग देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए जेड कंपोनेंट भी आएगा और यूनिट वेक्टर होगा के। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने डॉट बी के जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तीनों एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या आ जाएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के इक्वलेंट आ जाएगी।
अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तीनों से, तो रिजल्ट आएगा ax bx i डॉट i, ठीक है, प्लस a को इस by के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा i डॉट j, ठीक है। नेक्स्ट इसी टर्म को लास्ट वन के साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ax bz और यहाँ पे आ गया i डॉट k के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं, ay bx j डॉट i, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके साथ, तो रिजल्ट क्या आता है ay by j डॉट j, नेक्स्ट वन इज ay bz और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो j डॉट k। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि लास्ट टर्म को हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास az bx इंटू k डॉट i। फिर इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या रिजल्ट आता है az by एंड k मल्टीप्लाई बाय j, और लास्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आएगी az इंटू bz प्लस az bz और इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या है k इंटू k। अब इस रिजल्ट को अगर हम डिड्यूस करना चाहें तो कैसे करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करेंगे। जहाँ पे हमारे पास i डॉट j है वो टर्म हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल, ये टर्म 0 के इक्वल होगी बिकॉज i डॉट j जो है वो 0 के इक्वलेंट आ रहा है। नेक्स्ट i डॉट k भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, i डॉट k ले लें या k डॉट i ले लें, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट j डॉट i, यहाँ से अगर हम देखें i डॉट j यहाँ पर j डॉट i, ये भी क्या होगा 0 को अप्रोच कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म भी 0, सेम इसी तरह ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आती हैं वो एक ये आ गई, एक ये आ गई और लास्ट एक ये टर्म आ गई। अब इनको जो है वो हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को जो है वो कंबाइन करके लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा, i डॉट i जो है वो हमारे पास इक्वल था 1 के, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा ax ay by एज इट इज, और j डॉट j अगेन हमारे पास 1 के इक्वल है तो ये चीज़ भी 1 आ गई, और लास्ट पे az इंटू bz एज इट इज, और यहाँ से k डॉट k भी हमारे पास 1 के इक्वलेंट होते हैं। तो रिजल्ट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये हमारे पास थी हमारी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस रिजल्ट को हम एक मॉडिफाइड फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, लाइक ये जो हमारे पास पूरा पैटर्न था वो इक्वल आ रहा था a डॉट b के। तो अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे रीओपन करना चाहें तो ये आता था ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वलेंट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ रही हैं, हमारे पास इक्वल आ रही हैं। और इस केस में अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वलेंट टू ax प्लस bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो cos थीटा सिंपली यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास एंगल आ रहा है दो वेक्टर्स के दरमियान, और दो वेक्टर्स हमारे पास क्या थे, a एंड b वेक्टर। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2.3, और इसके नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।